आज हम कुछ अलग बताने वाले हैं। मतलब रोज मैथ बता देते हैं, आज हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं। साइंस साइंस जिसको हम विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान। साइंस पढ़ने वाला है जो हम आपको बहुत बढ़िया साइंस पढ़ाने वाला है, समझाने वाला है, याद रखिए। अब देखिए, ये साइंस के कई पार्ट होते हैं। साइंस के कई पार्ट होते हैं जिसमें अलग अलग पार्ट में जिसको पढ़ेगा। मतलब साइंस के बारे में अगर बात किया जाए तो इसको 3 भागों में कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। पहला बात कि साइंस को कितने खंड में बांट देते हैं। अगर 8 में पढ़ेंगे तो साइंस एक में होता है, एक बुक में आता है, उसको हम उसमें भी हम लोग बांट देते हैं कि कौन केमिस्ट्री है, कौन कौन बायोलॉजी है और कौन फिजिक्स है, वो उसमें बांटा जाता है। चलो तो देख लेते हैं। साइंस को 3 भागों में बांट देते हैं। तो एक पहला में जाता है केमिस्ट्री, और दूसरा में जाता है फिजिक्स, और तीसरा में जाता है बायोलॉजी। केमिस्ट्री का हिंदी हो जाएगा रसायन विज्ञान। हाँ, फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी विज्ञान, और बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। तो हम इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे जीव विज्ञान के बारे में। मतलब हम यहाँ पर आप लोगों को पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, जीव विज्ञान के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जीव विज्ञान एक क्या होता है? जीव विज्ञान ये क्या होता है कि हम हमारे जिसमें जीव हो उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो उसको हम जीव विज्ञान करते हैं। अब जीव विज्ञान को भी 2 भागों में कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। एक होता है प्लांट, मतलब एक होता है एनिमल, एक होता है एनिमल वाला, एक होता है प्लांट वाला। मतलब एक होता है जंतु विज्ञान, एक होता है पादप विज्ञान। ये बात है। एक होता है जंतु जीव विज्ञान, एक होता है पादप जीव विज्ञान। मतलब इसमें हम क्या करते हैं ना, इसमें हम किसी जीव के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अगर ये किसी सजीव के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। सजीव के वैसा विज्ञान के वैसा खंड जिसमें हम सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको हम विज्ञान कहते हैं। इनके पिता मतलब जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के फादर किसे कहा जाता है बाबू? अरस्तु को कहा जाता है। कब तक अरस्तु को कहा जाता था? जब तक ये पता था कि हम लोगों का बायोलॉजी एक होता है, उस तब क्या होता है कि बायोलॉजी एक होता है सजीव। मतलब यही बताए थे अरस्तु, सबसे पहले बताए थे कि बायोलॉजी क्या होता है। जो हमारा ये होता है मतलब जो जिसमें जीव होता है उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। लेकिन जैसे ही इसका खंडित किया गया, जिसका एक नाम हो गया जंतु विज्ञान, एक नाम हो गया क्या बाबू? पादप विज्ञान। एक नाम हो गया जंतु विज्ञान, एक नाम हो गया क्या हो गया? पादप विज्ञान, जिसको हम पहली बार बोलते हैं जूलॉजी। एगो को बोलते हैं बोटनी, बोलते हैं क्या बोलते हैं? बोटनी के नाम से जाना जाता है। एगो का नाम होता है जूलॉजी, एगो का नाम होता है बोटनी। जूलॉजी के पिता को हम क्या बोलते हैं? अरस्तु के नाम से जाना जाता है। और जूलॉजी के पिता का कौन होते हैं? अरस्तु होते हैं। और बोटनी के पिता आपको जनक थियोफेसेट होते हैं। थियोफेसेट
नाम याद रखिएगा कि जूलॉजी का पिता कौन होता है, आपको कौन होता है, जूलॉजी का पिता अरस्तु का माना जाता है। और पादप मतलब पादप को उसका पादप जीव विज्ञान को मतलब बॉटनी का पिता थीरोसेरस को माना जाता है। ये इतना याद रखिएगा। अब जूलॉजी में हम एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल किसके बारे में पढ़ते हैं, जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब जिसमें जीव जंतु हो, जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, मानव के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग भी क्या है, एनिमल है, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग बुद्धिजीवी एनिमल है। हम जिसके पास बुद्धि है, इसमें पढ़ते हैं लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जब ये जूलॉजी में हम आएंगे तो अब जूलॉजी में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या पढ़ते हैं, बोटनी मतलब पेड़ पौधे के बारे में चर्चा करेंगे। तो बताइए बाबू कि ये बताइए कि बायोलॉजी का जनक किससे कहा जाता है, तो बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, तो बायोलॉजी के जनक अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, वो बायोलॉजी के जनक मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, वो अरस्तु को कहा जाता है। अब आते हैं कि विज्ञान को, जीव विज्ञान को कुल कितने भागों में बांट दिया गया, तो जीव विज्ञान को कुल 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है जूलॉजी होता है, एक होता है बॉटनी होता है। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया, जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है जूलॉजी होता है, एक होता है क्या, बॉटनी होता है। जूलॉजी मतलब इसमें हम जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, जीव जंतु के, जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। अब बॉटनी में हम लोग पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। जूलॉजी में हम लोग जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। अब बॉटनी में हम लोग पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं। ये याद रखिएगा। जूलॉजी का पिता को हम जूलॉजी अरस्तु को जूलॉजी का पिता कहा जाता है। थीयोसेरस को हम लोग बॉटनी के पिता के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ये आपको कोई पूछ देता है कि मतलब जूलॉजी के पिता, जू मतलब होता है बाबू चिड़ियाघर, और लॉजी मतलब अध्ययन होता है, लॉजी मतलब अध्ययन होता है, मतलब चिड़ियाघर के बारे में अध्ययन को ही जूलॉजी कहा जाता है। मतलब चिड़ियाघर में क्या होता है, एनिमल्स होते हैं, और चिड़ियाघर में एनिमल्स भी होते हैं, मतलब जानवर होते हैं, और ह्यूमन भी होते हैं। हम लोग भी तो क्या है, ह्यूमन है क्या, मतलब हम लोग मानव है, जानवरों से तो हम लोग हुए हैं। धीरे धीरे आगे चलते गए। चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं जो हम लोग जीव विज्ञान पर पढ़ रहे हैं इसके बारे में, तो जीव विज्ञान जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। उनके पिता अगर कहा जाए तो उनके पिता को अरस्तु कहते हैं। क्या कहा जाता है, उनके पिता को अरस्तु कहा जाता है। और जीव विज्ञान को 2 भागों में बांट दिया गया, ये भी बता दीजिएगा। इसको 2 भागों में बांटा गया, एक में जूलॉजी होता है, एक में क्या होता है, बॉटनी होता है। एक में जूलॉजी होता है, एक में बॉटनी होता है। जूलॉजी के पिता को क्या कहा है, अरस्तु कहा जाता है। और बॉटनी के पिता को क्या कहा जाता है, बॉटनी के पिता को क्या कहा जाता है, बॉटनी के पिता को क्या कहा जाता है, थीयोसेरस के नाम से जाना जाता है। जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, और बॉटनी में हम लोग पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका बेसिक हो गया। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी शरीर के सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। चलिए अब हम वहीं से चालू करते हैं, सेल। कोशिका से चालू करते हैं, किससे चालू करते हैं, सेल से। इसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं, और इसको हिंदी में कोशिका बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल। ये याद रखिएगा, अगर सेल अगर पढ़ लेंगे तो क्या होगा,
उत्तक भी समझ में आ जाएगा। उत्तक पढ़ लेंगे तो अंग समझ में आएगा, और अंग पढ़ लेंगे तो आपका एक शरीर का समझ में आ जाएगा। जब शरीर पढ़ लेंगे तो पूरा आप एक बॉडी के बारे में पढ़ने को मौका मिलेगा। ठीक, अब ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होता है। जो सेल होता है शरीर के अंदर क्या होता है, सबसे छोटी इकाई को सेल कहा जाता है। तो पहले हम सब सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारे शरीर में हमारा पूरा बारका शरीर लेके घूमते हैं, तो इसमें क्या होता है, हर एक जगह क्या होता है, कोशिका होता है, छोटे छोटे कोशिका होते हैं जो अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते। तो अब इस कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? और कोशिका के बारे में हम जो चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में जब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसके अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहा जाता है बाबू? साइटोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? वो साइटोलॉजी कहते हैं। और कोई व्यक्ति कोशिका के बारे में खोज विचार कर रहे हैं तो उसको क्या कहिएगा? साइटोलॉजी कहा जाता है। सभी जीवधारी, दुनिया में जितने जीव हैं उनका शरीर एक छोटी सी कोशिका से निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बाबू? कोशिका का निर्माण होता है। आपके मन में आता हो तो बताइए सर कि आप ये सबसे पहले किसने देखा कि कोशिका होता है? हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई कौन होता है? कोशिका होता है। किसने बताया कि हमारे शरीर में क्या होता है? सबसे छोटी इकाई क्या होता है? कोशिका होता है। तो सबसे पहले देखा गया सन 1665 ईस्वी में। कब बाबू? सबसे पहले देखा गया 1665 ईस्वी में, जिसने देखा था, जिसका नाम था रॉबर्ट नाम था, रॉबर्ट हुक ने इनको सबसे पहले देखा था। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि सर्वप्रथम, तो कह सकते हैं कि सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका के खोज कर दिए। किसका खोज कर दिया बाबू? 1665 ईस्वी में कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने कर दिए थे। इसीलिए इनको कोशिका के पिता के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका के पिता, इसके बाद कोशिका के पिता के नाम से जाना जाता है। ये कोशिका के पिता काहे कि सबसे पहली बार देखे थे, इसीलिए इनका नाम का धर दिया जाता है। कोशिका के पिता नाम धर दिया जाता है। और ये कैसे कोशिका खोज कर दिए थे? तो ये आप याद रखिएगा, जो ये रॉबर्ट हुक थे ना, ये एक मृत जीवी कोशिका खोज किए थे। मृत जीव कोशिका मतलब वैसा कोशिका खोज किए थे जो कोशिका का हो चुका है, मर चुका है। वैसा कोशिका खोज कर दिए थे जो कोशिका का हो चुका है बाबू, मर चुका है। लेकिन ये तो मरे हुए कोशिका है, लेकिन हमको चाहिए कैसा कोशिका, जीवित कोशिका। तो हमको लिए जीवित कोशिका मतलब लाइव सेल चाहिए, मतलब जीवित कोशिका हमको चाहिए। तो याद रखिए बाबू, जीवित कोशिका खोज सन 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लिविनहॉक ने किया था। एंटोनी वान लिविनहॉक ने किया था। एंटोनी वान लिविनहॉक ने किया था। याद रखिएगा, इसका खोज किसने किया था? जीवित कोशिका खोज किसने कर दिया था? एंटोनी लिविनहॉक ने। एक ऐसा कोशिका खोज किया था वो, तो कहिएगा जीवित
कोशिका का के खोज किए थे। एंटोनी लीवेनहॉक जो थे, जो किसका खोज कर दिए थे, जीवित कोशिका का खोज किए थे। अगर जब से क्वेश्चन पूछा जाए कि बाबू ये बताइए कि कोशिका के पिता किसे कहा जाता था, आप याद रखिएगा कि कोशिका के पिता जो होते हैं वो लिविंग, जो कोशिका के पिता होते हैं रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, जो सबसे पहले देखे थे। ये जो है 1665 ईस्वी में इनको देखा गया था। अब आगे देखते हैं, लेकिन ये कैसा कोशिका था, ये मरी हुई कोशिका थी, लेकिन हमको मरी हुई डेड कोशिका थी, लेकिन हमको जीवित कोशिका चाहिए। तो सन 1674 ईस्वी में एंटोनी लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज क्या कर दिए थे। सन 1674 ईस्वी में एंटोनी लीवेनहॉक ने क्या कर दिया था, जीवित कोशिका का खोज कर दिए थे। तो इन्हें जीवित कोशिका के पिता के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें जीवित कोशिका के पिता के नाम से भी जाना जाता है। जीवित कोशिका के पिता के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि जीवित कोशिका के पिता किसे कहा जाता है, तो जीवित कोशिका के पिता एंटोनी लीवेनहॉक को कहा जाता है। आगे चलते हैं, इसके बाद आते हैं एक और आदमी आते हैं, दो आदमी, स्वान और स्लाइडेड। स्वान और स्लाइडेड कोशिका के बारे में बताए थे। स्वान और स्लाइडेड क्या किए थे, स्वान और स्लाइडेड कोशिका के बारे में बताए थे कि ये कार्य कैसे करता है। इसी ने बताया कि कोशिका एक क्या है, हमारे शरीर के छोटी इकाई है और ये हमारे कार्य संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या करती है, पूरा करती है। किसने बताया बाबू, स्वान और स्लाइड ने दोनों आदमी ने मिलकर ये बात बताया कि कोशिका एक छोटी सी इकाई है जिसके द्वारा हमारे शरीर में क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है। याद रखिएगा, ये आपको 3 से 4 गो इसी के बारे में याद रखना है, साइंटिस्ट के बारे में, खोजकर्ता के बारे में, जो जिससे आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्या कर देता है, पूछ देता है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आपके मन में ये आता होगा बाबू कि दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका और दुनिया का सबसे छोटा कोशिका कौन है। दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका और दुनिया का सबसे छोटा कोशिका। सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका को क्या कहते हैं, कौन होता है बाबू, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है सबसे बड़ा कोशिका का अंडा, लिख देते हैं यहाँ पे अंडा। उसके बाद होता है बाबू सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका को क्या कहते हैं, माइक्रोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। सबसे छोटा कोशिका कौन होता है बाबू, माइक्रोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका होता है जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, और दुनिया का सबसे छोटा कोशिका कौन होता है, माइक्रोप्लाज्मा होता है। ये बात याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव का सबसे बड़ा कोशिका और मानव का सबसे छोटा कोशिका कौन होता है। चाहे ऐसा भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा तंत्रिका कोशिका कहाँ पाया जाता है। सबसे बड़ा सबसे लंबी
सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाया जाता है? तो वो सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है, जिसको हम मस्तिष्क बोलते हैं। मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। तो यह बात बहुत ज्यादा याद रखिएगा कि सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे छोटा कोशिका कौन होता है बाबू? माइक्रोप्लाज्मा होता है। और सबसे लंबा कोशिका कौन होता है? ब्रेन, जिसको मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। ये तो हो गया आपको जो पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है वहां से। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि बाबू मानव के सबसे बड़ा कोशिका और मानव में सबसे कोशिका बड़े छोटी कोशिका, ये तो दुनिया का हो गया कि सबसे बड़ा कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। अब पूछा जाता है मानव के सबसे बड़ा कोशिका और मानव का सबसे छोटी कोशिका, ये क्या होता है? तो यहाँ बताते हैं, देखते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा रफ पढ़ते हैं। मानव में के सबसे बड़ी कोशिका और मानव के सबसे छोटी सबसे मानव का सबसे बड़े कोशिका, मानव का सबसे छोटा कोशिका क्या कहते हैं? तो अब मानव का सबसे बड़ा कोशिका, मानव का सबसे छोटा कोशिका। सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु होता है। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु होता है और सबसे छोटा कोशिका आपका क्या होता है? शुक्राणु होता है। याद रखिएगा, शुक्राणु। तो याद रखिएगा कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका को अंडाणु बोला जाता है और सबसे छोटी कोशिका क्या बोला जाता है? शुक्राणु बोला जाता है। ये पॉइंट आपके हर एक पेपर में हमको देखने को मिल जाता है। जो भी पेपर आप दीजिएगा, या आप 8 लेवल के देखिए, 9 लेवल के देखिए, 11th के देखिए, या कोई कंपटीशन का पेपर उठा के देखिए, ये क्वेश्चन आपका, इसमें से क्वेश्चन 1 से 2 को जितना भी पढ़ाएं, जितना बताएं, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलो आगे देखते हैं। तो मानव में सबसे बड़ा कोशिका का अंडाणु बोला जाता है, सबसे छोटी कोशिका क्या बोला जाता है? शुक्राणु बोला जाता है। मानव को सबसे बड़ा कोशिका का अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका को शुक्राणु बोला जाता है। मानव को सबसे बड़ा कोशिका का अंडाणु और छोटी कोशिका को शुक्राणु कहा जाता है। सबसे लंबी कोशिका को क्या बोला जाता है? सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है बाबू? ब्रेन में पाई जाती है। सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में। दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। दुनिया का सबसे छोटा कोशिका कौन होता है बाबू? माइक्रोप्लाज्मा होता है। ये बात आपको हरगिज याद रखना है। हरगिज क्या करना है बाबू? याद रखना है। क्या कि यही क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। ये बात आपको एकदम हर हाल में एकदम गांठ बैठा लेना है कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है बाबू? अंडाणु होता है। सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? शुक्राणु होता है। यह अंडाणु और शुक्राणु। और एक पॉइंट और आता है, वो भी साथ साथ हमको याद करके चलना है। ये हम चैप्टर चालू नहीं किए हैं, सेल के बारे में बता रहे हैं कि किसने खोज किया था, किसने बताया थे, और ये कौन लंबा होता है, कौन क्या होता है, छोटा होता है। मानव में कौन लंबा होता है, कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है। ये हम केवल इसी के बारे में बताए हैं, और कुछ के बारे में नहीं बताए हैं, कुछ के बारे में चर्चा भी नहीं की। आगे देखते हैं कि सबसे अधिक कोशिका विभाजन
कहाँ सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है और सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है? और सबसे कम कोशिका विभाजन। तो अब याद रखिएगा ये पॉइंट आपसे, आप ऊंचे लेवल के में जाएंगे, ऊंचे लेवल में मतलब आप कंपटीशन के पेपर में देखेंगे तो एक क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है कि सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो बताए आप याद रखिएगा कि सबसे अधिक कोशिका विभाजन जो होता है लीवर में होता है, जिसको हम यकृत के नाम से जाना जाता है। और सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है? कहाँ होता है बाबू सबसे कम कोशिका विभाजन? याद है? तो बताइए कहाँ होता है सबसे कम कोशिका विभाजन? कहाँ होता है बाबू सबसे कम कोशिका विभाजन? आपको मस्तिष्क में होता है, जिसको हम ब्रेन कहते हैं। ब्रेन कहते हैं, मस्तिष्क मतलब ब्रेन, मस्तिष्क मतलब क्या बाबू? ब्रेन। अब ये सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। और सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है? इसी कारण क्या होता है, हो जाता है ना बाबू, अगर किसी के मुड़ी पे सिर पर ज्यादा 3 लेयर में होते हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। अब किसी के क्या होता है ना कि झगड़ा उगड़ा में क्या होता है कि इसी को क्या लग जाता है? चोट लग जाता है। अगर ये कट जाए, जो उसका जो हम लोग का चमड़ा है, ये चमड़ा पे देख रहे हैं, तो पूरा अगर बाल हटा दीजिएगा ना तो ये चमड़े है होगा। अगर ये कट जाता है ना तो हमारा कोशिका विभाजन हो जाता है आराम से। उसके नीचे वाला हड्डियाँ कट जाता है तो वो कोशिका विभाजन हो जाता है। एक और लेयर बनाया गया वो भी कट जाता है तो कोशिका विभाजन क्या हो जाता है? हो जाता है। लेकिन जैसे हम अंदर जाएंगे ना, इसके अंदर अगर यहाँ चोट लग जाता है ना, कोशिका विभाजन होता ही नहीं। जब ये पूरा शरीर, पूरा माइंड में चोट लग जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है? जैसे चोट लगेगा वहां पर खून का आने लगेगा, खून का होगा वहां पे जम जाएगा। जैसे खून जम जाता है वहां का क्षेत्र का होने लगता है, बढ़ने लगता है। आप जानते हैं कि माइंड में सबसे पतले पतले नस, हमारे पूरे शरीर के माइंड में नस, मतलब यहाँ के रास्ते से माइंड में क्या गया होता है? नस गया होता है। इतना पतला पतला नस होता है। और जैसे हमको चोट लगता है या एक्सीडेंट होता है, क्या होता है बाबू? एक्सीडेंट होता है तो हमको माइंड में चोट लगता है, तो ज़्यादा चोट लगता है तो हम क्या हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि होश से नहीं आता है। अब देखना है तो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, मान लीजिए एक्सीडेंट क्या होता है? हो जाता है तो माइंड में अगर ज़्यादा हो गया तो अगर जो ठीक होता है हो भी जाता है तो क्या उसका किसी एक अंग क्या करता है? काम ही नहीं करता है, काम करना छोड़ देता है। तो डॉक्टर ये कहता है कि उसके माइंड में क्या हो गया है? खून जम गया है। उसके माइंड में क्या हो गया बाबू? खून जम गया है। जैसे खून जम जाता है तो उसका, अब जैसे ही मान लीजिए यही है, ये नस है, क्या है? ये नस है। ऐसे में कहा जाएगा पूरा इस पर चोट लग गया, माइंड को क्या लग गया? चोट लग गया। और जैसे ही ये क्या करेगा? क्षेत्र अपना बढ़ाएगा, कहेगा ब्लड वो धीरे धीरे क्या करेगा? फैलेगा, जम जाएगा खून। और धीरे धीरे फैलते फैलते क्या होगा कि हमारा माइंड के किसी एक नस को क्या करेगा? दाब देगा। मान लीजिए कि हमारा हाथ वाला नस क्या हो गया? दबा गया। अब कहेगा कि अरे ये कैसा हो गया, अब हम काम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ये हाथ वाला नस को क्या करेगा? हम काम नहीं करेंगे, उसको कोई काम नहीं, सिंगल नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा ठीक है तो क्या होता है? किसी एक नस को क्या हो जाता है? दबा देता है, हाथ या पैर या किसी एक अंग काम नहीं करता है। ऐसा भी हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसा होता है बाबू, आप देखे होंगे। तो अगर डॉक्टर क्या कहता है कि कहता है ना कि इसके खोपड़ी मतलब ऑपरेशन करके इसमें से ब्लड क्या कर दिया जाता है? कहेगा कि इसका ऑपरेशन किया जाएगा, किसका? मस्तिष्क का ऑपरेशन किया जाता है। मस्तिष्क का ऑपरेशन करके इतना एरिया का जितना ब्लड जमा होता है उसको क्या कर लिया जाता है? निकाल लिया जाता है। हाँ, जैसे निकलता है जो नस दबाया होता है वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे उठता है, कहते हैं हम तो क्या हो गए? पूरा ठीक हो गए। अब जब पूरा ठीक हो जाता है
तो वो हाथ और पैर का होने लगता है, काम करने लगता है। अगर यहाँ पे इसलिए कोशिका विभाजन नहीं होता है, क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा माइंड में क्या होते हैं, भरे रहते हैं। अगर कोशिका विभाजन ज़्यादा हो जाए तो वह दिक्कत है, कोशिका विभाजन ज़्यादा हो जाए तो वह दिक्कत है। अब कोशिका विभाजन ज़्यादा हो जाता है तो उसी का नाम का हो जाता है, कैंसर हो जाता है। मान लीजिए कि एक रूम है जिसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए 50 लोग लड़के बैठ सकते हैं। कितना लोग? 50 लोग। आप उस और किसी एक विशेष दिन कितना लड़के आ गए? 500 लड़के आ गए। कितना लड़के आ गए? 500 लड़के आ गए। तो अब दिक्कत होगा कि नहीं होगा? ये जब दिक्कत हो जाता है ना, तो हम लोगों का शरीर में भी यही होता है कि हम लोगों का शरीर कितना, मान लीजिए कि 500 का 50 का कैपेसिटी है, मान लीजिए 60 का कैपेसिटी, अगर पूरा ठूस ठास के क्या करेंगे, बैठाएंगे। अगर 600 आ जाएंगे, कोई लड़का आ गया तो वजन होगा कि नहीं होगा? तो कैंसर में यही होता है कि सेल का संख्या बढ़ जाता है। कैंसर में क्या होता है? सर में सेल का संख्या बढ़ जाता है। जैसे सेल का संख्या बढ़ जाता है, वो 1 से 2, 2 से 4 पूरा करके बढ़ा लेता है और वो अफरा तफरी पूरा शरीर में मच जाता है। जैसे शरीर में मच जाता है तो आपका शरीर का होने लगता है, पूरा चुनचुनाने लगता है। कैंसर का जो मरीज होता है ना, उससे पूछिएगा कि उससे इतना अवकाश गर्मी होता है, उसको देहिया पूरा का होने लगता है, चुनचुनाने लगता है, इधर खो जाएगा इधर खो जाएगा, पूरा बेचैन रहता है। वो डॉक्टर बता भी देता है कैंसर के मरीज से कि आप कितना दिन तक का हो सकते हैं, जी सकते हैं। किसके कारण? सेल के देखिए कि कितना जल्दी क्या करता है, फैलता है, इसके कारण। इसका अभी कोई इलाज नहीं है कम बेस से, लेकिन अभी इसका कोई इलाज नहीं है। इसका कोई इलाज नहीं, कैंसर का कोई इलाज नहीं। एक और कैंसर होता है जब किसी का हड्डी का होता है, बड़ा हो जाता है। मान लीजिए कि केहूनी है, अभी तो ठीक है, अभी क्या है, अच्छा मतलब केहूनी है, थोड़ा सा बड़ हो जाए तो कैसे लगेगा? एकदम चरचराते क्या होगा, बंद होगा, फिर क्या करेंगे, चाहे मतलब इसको थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो अब इधर से इधर नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं बोन कैंसर। क्या बोलते हैं? बोन कैंसर। बोन मतलब हड्डी, कैंसर मतलब उसको बढ़ जाना, बोन कैंसर। कैंसर मतलब बढ़ जाना। ये इस कैंसर में क्या होता है, ब्लड कैंसर में क्या होता है बाबू, आपका सेलों की संख्या बढ़ जाता है। इसमें बोन कैंसर में क्या होता है, बोन मतलब हड्डी का हो जाती है, बढ़ जाती है, याद रखिए। तो सबसे कम कहाँ होता है बाबू? माइंड में होता है। और सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कहाँ होता है? लीवर में होता है। अगर देख किसी को लीवर खराब हो गया तो वो अप्रूपी क्या करता है, ठीक हो जाता है। अगर कोई आपको मारने आता है, मान लीजिए कोई आपको क्या करेगा, मारने आएगा, तो आप कहिए मस्तिष्क को मत किस पर मारिए, लीवर पर मारिए, कहेंगे लीवर तो ठीक हो जाएगा अपने आप। थोड़ा सा मेडिकल लेना पड़ेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इधर मरवाइएगा, इस साइड की ओर, क्योंकि इधर लीवर होता है, इधर क्या होता है, स्पिन होता है। इधर मार देगा कोई चाकू, इधर मार देगा चाकू, तो आपका सब ब्लड क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, आप क्या हो जाएंगे, वहीं पर मर जाएंगे। इधर कितना चाकू मारे घोंपे, इधर से उधर करे, कोई असर, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन इधर मार दे तो क्या हो जाएगा, आप मर जाएंगे। अगर माइंड को मार दे तो आप पगला जाएंगे, आप जो भी हो जाएंगे। देखेंगे आप दो फिल्म देते होंगे, एक फिल्म का नाम गजनी। गजनी के क्या करता है ना, इस गजनी जो होता है, गजनी के शरीर का माइंड है वो लोहा से मार देता है। किससे मार देता है? लोहा से। जब लोहा से मार देता है तो इसका माइंड का एक नस का हो जाता है, दब जाता है। वो नस कौन होता है, याद करने वाला नस का होता है। 5 मिनट में भुलाता है, 5 मिनट में क्या करता है, याद करता है। ऐसा उसका माइंड हो जाता है। है तेरे नाम, उसमें भी वो वही कारण था कि उसको काट किया यहाँ से, वो भी पिटा उटा के इधर से काट किया था, फोड़ फाड़ लिया था, मतलब उसका भी माइंड खत्म हो गया। तो आप बता सकते हैं कि अब सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो लीवर में। और सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, माइंड में होता है।
जिसके कारण हमको धीरों से चोट लगता है तो वहां पे क्या हो जाता है, मृत्यु हम लोगों का हो जाता है, याद रखिएगा। तो ये किसके कारण होता है, इस सब कोशिका के कारण होता है। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों मिलियन से क्या होता है, कोशिका बड़ा होता है। यहाँ पर देखेंगे ये, अगर जब आप ये देखेंगे नाखून देखेंगे तो ये भी क्या है, कोशिका इससे मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है बाबू, कोशिका से मिलकर बना है। अगर जो ये नाखून, अगर ये जिंदा हुआ नाखून क्या करेंगे, थोड़ा से दबा जाता है, नाखून काटने में दबा जाता है, अब पता लग जाता होगा कि क्या क्या दिक्कत होता हो। अब ऊपर नाखून आ गया तो उसको कितना काटिए, उससे खेला कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जिंदा नाखून का दाब दीजिएगा तो क्या होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि हम लोगों का कैंसर होता है कैसे है, और शरीर मतलब माइंड पर धीरों से चोट लगता है तो कैसे ज्यादा लग जाता है, और तीसरा लेयर पर गया मस्तिष्क में तो आपको क्या होगा, आपको जाना, या तो गजनी बनेंगे या तो किसी अंग को ऐसे ही लेके ढोएंगे, क्या कि यहाँ से सिंगल नहीं जाएगा कि उसको अंग को क्या करेगा। देखो चलो आगे चलते हैं। तो आप बताइएगा कि ये क्वेश्चन कि कोशिका खोज किसने किया था, कोशिका खोज किसने किया था। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि कोशिका खोज किसने किया था। तब तो कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किए थे। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किए थे। हम पूछ सकते हैं कि बाबू ये कैसा कोशिका खोज किए थे, तो ये एक मृत कोशिका खोज किए थे। कैसा कोशिका खोज किए थे बाबू, मृत कोशिका खोज, मतलब मरे हुए कोशिका खोज किए थे। लेकिन एक और आदमी आ गए जिसको एंटी वॉन लीविनहॉफ के नाम से जाना जाता है, ये एक जीवित कोशिका खोज कर दी, जीवित कोशिका खोज कर दी। या याद रखिएगा, दुनिया का सबसे छोटी कोशिका क्या होता है, दुनिया के सबसे छोटी कोशिका को क्या बोला जाता है, माइक्रोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। और दुनिया के सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव के सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है बाबू, शुक्राणु अंडाणु होता है। मानव को सबसे छोटी कोशिका कौन होता है, शुक्राणु होता है। याद रखिएगा, एक कोशिका के बारे में बता रहे। और हम बताएं कि कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा कहाँ होता है और कोशिका विभाजन सबसे कम कहाँ होता है। तो कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा मस्त लीवर में होता है, और सबसे कम हम लोग का ब्रेन में होता है। एक और क्वेश्चन बताएं, हम आप लोगों को अभी समझा कि कोशिका सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो वो सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है, माइंड में, मतलब ब्रेन में पाई जाती है। ये बात आपको हरगिज याद रखना है, याद रखिएगा तब तो आपको कुछ होगा, अगर नहीं तो ऐसा पढ़ने से क्या फायदा जो हम भुलाइए जाए। ऐसा पढ़ने से क्या फायदा कि जब हम भुलाए तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। बार बार पढ़ने से क्या फायदा, एक पढ़ लो कि याद रहा जिंदगी भर, नहीं तो वही बात ये क्या करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, दिक्कत होगा। ऐसा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर जो आप पढ़ना चाहते हैं तो एक क्या पढ़िए कि जिंदगी भर याद रहे। जिंदगी भर याद मतलब समझ में आता है कि जब तक आप मृत्यु नहीं हो जाता है तब तक उस बात आपको 100% याद होना चाहिए। नहीं तो फैन पढ़े फैन भुलाए, फैन पढ़े फैन भुलाए, उससे कोई मतलब नहीं होता। याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा कोशिका के बारे में बात करते हैं। तब आप कोशिका सबसे छोटा होता है जो हम अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं। कोशिका क्या होता है, वो सबसे छोटे होता है जो अपने नंगे आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं, जिसके लिए उपयोग करना पड़ता है क्या, माइक्रोस्कोप, मतलब दूरबीन, मतलब उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कोशिका को माइक्रोस्कोप से देखा गया।
कोशिका को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ऐसा दिखाई दिया, ऐसा दिखाई दिया। और ये कोशिका एक पन्नी में था, एक कोशिका किसमें था, एक पन्नी की तरफ था, इसके ऊपर, किसके ऊपर, कोशिका के ऊपर क्या थे, पन्नी था। तो उस पन्नी को हम कोशिका, इस पन्नी, एक पन्नी था, पन्नी की तरफ पतला था, तो इसको, ये एक पन्नी का था, पन्नी की तरह था, इसे हम कोशिका, कोशिका झिल्ली, इसे हम क्या कहते हैं बाबू, कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कोशिका झिल्ली कहते हैं। याद रखिएगा कि जब एक कोशिका के अंदर वाले संरचना को क्या कहा जाता है, सॉरी बाहर वाले संरचना को क्या कहा जाता है, तो कहिएगा बाबू, यह एक कोशिका झिल्ली होता है। क्या होता है बाबू, यह एक कोशिका झिल्ली होता है। ये बात आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह एक कोशिका झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली किससे बना होता है बाबू, कोशिका झिल्ली जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। किससे बना होता है कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली आपको प्रोटीन का बना होता है। याद रखिएगा कि ये कोशिका के बाहरी संरचना को, कोशिका के जो सुरक्षा देता है वो कैसे, को क्या कहा जाता है, तो बताइएगा, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका के बाहर से जो उसको पानी की तरह रहता है उसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। देखिए बाबू, झिल्ली, झिल्ली मतलब पतला, या इसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, सेल मेम्ब्रेन के भी नाम से जाना जाता है। कोशिका झिल्ली के मतलब होता है इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन। ये प्रोटीन से बना होता है, ये प्रोटीन से बना होता है। याद रखिएगा। आया समझ में कि नहीं है, यहाँ तक बताइए समझ में आया है कि नहीं। तो ये कोशिका झिल्ली, इसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। तथा ये किससे बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। अब उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं, जब कोई जानवर अपने शिशु को उत्पन्न करते हैं, जब कोई जानवर अपने शिशु को करते हैं, जन्म देते हैं, तो उसके शिशु एक पानी में पैक रहते हैं। उसके शिशु क्या रहते हैं, जब देखेंगे कि जब उसमें से आएगा ना, जब कोई जानवर का बच्चा आएगा या किसी मानव का बच्चा आएगा, तो किसमें रहते हैं, एक पन्नी में रहते हैं, एक पन्नी में रहते हैं। और उसी पन्नी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसी पन्नियों को पानी रहता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। वो प्रोटीन का बना होता है। वो किससे बना होता है बाबू, प्रोटीन का बना होता है। याद रखिएगा, ये कोशिका झिल्ली किससे बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। आगे देखते हैं, कोशिका झिल्ली तो हो गई यहाँ तक। अब यहाँ पर देखेंगे यह और यह अर्ध परागर होता है। सर कहिएगा कि सर यह अर्ध परागर का होगा, तो एक होता है परागर, एक होता है परागर, एक होता है अपरागर, एक होता है अर्ध परागर। याद रखिएगा, एक होता है परागर, एक होता है अर्ध परागर, और एक होता है अपरागर। मतलब अर्ध परागर, अपरागर मतलब, परागर मतलब सब कुछ को जाने दे। परागर मतलब क्या होगा बाबू, सब कुछ को जाने दे। अपरागर मतलब किसी को नहीं जाने दे, और अपरागर मतलब बीच वाला, कुछ को जाने देगा, कुछ को जाने नहीं देगा। उसी को हम अर्धपरागर बोला जाता है कि यह एक अर्धपरागर होता है। मतलब ये कुछ विटामिन को जाने देता है, कुछ जो खतरनाक चीज होता है जो हमारे शरीर के लिए क्या करे, हानिकारक करे, उसको जाने नहीं देता है। तो ये कैसा होता है बाबू, अर्धपरागर होता है। तो बताइए, कोशिका के बाहरी संरचना को क्या बोला जाता है, कोशिका किस में रहता है, कोशिका झिल्ली में रहता है। कोशिका किस में रहता है बाबू, कोशिका झिल्ली में रहता है। ये किससे बना होता है, तो ये प्रोटीन का बना होता है।
ये कैसा होता है, ये तो ये अर्ध परागर होता है। यहाँ तक याद रहेगा, ये कैसा होता है, ये अर्ध परागर होता है। पहला बात ये याद रखिए, कोशिका के, और जैसे हम कोशिका का अंग पढ़े तो ये अंग है, जिस तरह हम लोग का हाथ पैर नाक गला मुंह दांत वो है, तो उसी तरह इसका भी क्या है, अंग है। ये हम कोशिका के अंग के बारे में पढ़ रहे हैं। जिस तरह बाबू हम लोग का देखिए, ये हम लोग का चमड़ा है, चमड़ा है ना, इसके अंदर क्या है, मांस। तब बाबू ये भी कोशिका के क्या है, चमड़ा है। चमड़ा बोल सकते हैं कोशिका का चमड़ा, चमड़ा चमड़ा। ये कोशिका के मांस, ये कोशिका क्या है, मांस। तो ये कोशिका के चमड़ा है, ये कोशिका के मांस। आया बात समझ में कि नहीं है, कि कोशिका के बाहरी संरचना को, कोशिका के बाहरी जो कोशिका जिसमें रहता है उसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये प्रोटीन का बना होता है, ये अर्ध परागर होता है। कैसा होता है बाबू, ये अर्ध परागर होता है। यहाँ तो किसी को देखो, ये अर्ध परागर होता है, ये अर्ध परागर होता है। यहाँ तक किसी को देखो, आगे बढ़ा जाए तो ये कोशिका झिल्ली प्रोटीन से बना होता है, ये अर्ध परागर होता है। कुछ अवयव मतलब कुछ को जाने देता है, कुछ को नहीं जाने देता है। ये आपका हुआ कोशिका के बारे में, मतलब कोशिका झिल्ली के बारे में। अब कोशिका झिल्ली में देखेंगे, जैसे किसी जानवर का बच्चा का कोशिका झिल्ली फटता है तो उसमें तो पानी गिरने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तो बाबू जरूर कमेंट करके बताइए कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब अगर देखे होंगे या बकरी के बच्चा जन्म देते हुए देखे होंगे तो वहाँ होंगे, तो क्या होता है ना, तो उसमें से क्या गिरने लगता है, पानी गिरने लगता है। तो उसी पानी को हम जीव द्रव्य कहते हैं। उस पानी को क्या बोला जाता है, जीव द्रव्य बोला जाता है। बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, बाबू याद रखिएगा। जीव द्रव्य किससे कहते हैं, तो उसमें पानी होता है, इसमें क्या होता है, पानी होता है, तो इसको हम जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। जीव द्रव्य किसके कहा जाता है, जीव द्रव्य मतलब कोशिका को सुरक्षा देता है, उसको क्या बोला जाता है, जीव द्रव्य कहा जाता है। बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? इसको क्या बोला जाता है, जीव द्रव्य। इसमें पानी होता है, इसमें जल होता है, तो उसको हम जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। जीव द्रव्य खोज, अगर बात करें जीव द्रव्य को, तो जीव द्रव्य का खोज, जीव द्रव्य का खोज किसने किया था, तो बात याद रखिएगा बाबू, जीव द्रव्य खोज पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य खोज किसने किया था बाबू, जीव द्रव्य खोज पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य खोज किसने किया था बाबू, जीव द्रव्य खोज पुरकिंजे ने किया था। याद रखिएगा बाबू, बहुत बढ़िया पॉइंट है कि जीव द्रव्य खोज किसने किया था, तो जीव द्रव्य खोज पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य खोज किसने किया था, तो जीव द्रव्य खोज पुरकिंजे ने किया था। ये बात आपको याद होना चाहिए कि जीव द्रव्य खोज किसने किया था, तो जीव द्रव्य खोज पुरकिंजे ने किया था। लेकिन इन्होंने बताया, पुरकिंजे ने बताया, किसने बताया बाबू, पुरकिंजे ने बताया कि यह एक गाढ़ा पदार्थ होता है। इसमें क्या होता है बाबू, गाढ़ा पदार्थ होता है। इसमें क्या होता है बाबू, गाढ़ा, यह गाढ़ा, ये क्या होता है बाबू, यह एक गाढ़ा पदार्थ होता है। पुरकिंजे ने बताया कि यह एक गाढ़ा पदार्थ होता है, लेकिन एक आदमी इसमें और जुड़ जाते हैं, जिसका नाम हो जाता है क्या बाबू, भोसले। भोसले, भोसले।
होक्सले है, होक्सले 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 ने बताया कि ये जो गाढ़ा पदार्थ है जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। होक्सले ने बताया कि ये जो गाढ़ा पदार्थ है जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। ये जो जीव द्रव्य है ये जीवन का क्या है, भौतिक आधार है। इसने बताया, इसने ही बताया कि इसमें 80% कितना प्रतिशत है, 80% जल की मात्रा होती है। किसकी मात्रा, जल की मात्रा। आप 20% में आप वसा, फैट, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ इसमें रहता है। 20% में क्या होता है, सब कुछ इसी में रहता है। तो जीव द्रव्य खोज सबसे पहले पुरकिंजे ने किया था। ये बताए थे कि यह एक गाढ़ा पदार्थ होता है, लेकिन जैसे आए होसले तो हम लोगों का होशे उड़ा दिए। ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे आए होसले हमको क्या कर दिए, हम लोग का होशे उड़ा दिए। तो इन्होंने बताया कि यह 80% इसमें जल होता है और 20% में और सब पदार्थ होते हैं। बोलिए यहाँ तो किसी को अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा, किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। होसले ने बताया कि ये जो जीव द्रव्य है इनको दो भागों में विभाजन कर दिया। किसने, होसले ने इनको दो भागों में बांट दिया। पहला का नाम धर दिया कोशिका द्रव्य, पहला का नाम धर दिया कोशिका द्रव्य और दूसरा का नाम धर दिया क्या, केंद्रिका द्रव्य। बताओ बाबू, यहाँ पे बताइएगा कि पहला का नाम उसने क्या धरा था, कोशिका द्रव्य, और दूसरा का नाम क्या धर दिया था, केंद्रिका द्रव्य। ये जो पहला जो है, ये जो इसमें है, ये कोशिका को सुरक्षा देता है, और जो इसमें जो होता है वो केंद्रिका को सुरक्षा देता है। केंद्र कौन रहता है, केंद्रिका को सुरक्षा। बोलिए यहाँ तक किसी को समझ में आया कि नहीं आया, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। यह याद रखिएगा कि जीव द्रव्य खोज किसने किया था, तो जीव द्रव्य खोज पुरकिंजे ने किया था। इसने बताया कि यह एक गाढ़ा पदार्थ होता है, और इसने इतने बता के क्या कर दिए, छोड़ दिए। जब इसने इतने ही बता कर छोड़ दिए तो एक और आदमी इसमें शामिल हो गए जिसका नाम था होसले ने बताया कि इसमें 80% तो जल होता है और 20% में और सब पदार्थ आ जाते हैं। होसले ने बताया कि इसमें कोशिका द्रव्य इनको दो भागों में बांट दिया। तो इतने और जूम करके देखा, इसमें क्या किया बाबू, और जूम किया तो इसमें ये दिखाई दिया, मतलब ये तो क्या बोलेंगे, एक सरसों के दाना की तरह ये होता है, तो लेकिन इससे भी छोटा होता है, अपने आंखों से नहीं देख सकते। तो इसने बताया, इसको बहुत जूम करके देखा, बहुत दिन तक देखा, तो बताया कि इसमें दो तरह के जल है। इसमें कितने तरह के जल है, दो तरह के जल है। मतलब कोशिका में कुल कितने प्रकार के जल है, दो तरह के। एक तो है कोशिका द्रव्य जो कोशिका को सुरक्षा देता है, और एक जो है केंद्रिका द्रव्य जो केंद्र को सुरक्षा देता है। एक जो है कोशिका द्रव्य जो कोशिका को सुरक्षा देता है, एक जो है केंद्रिका द्रव्य चाहे द्रव, जिसको क्या, किसको सुरक्षा देता है, केंद्रिका को सुरक्षा देता है। अब यहां से हम लोग अगले में पढ़ेंगे कि बाबू अब यहाँ से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और चैप्टर इंटरेस्टिंग होते जाएगा। क्या कि कोशिकाओं के समूह से क्या बना है, उत्तक बना है।
उत्तक के समूह से एक अंक का निर्माण होता है। अब एक अंक का देखो, कोशिका के समूह से क्या बनता है, यहाँ पर देते हैं कोशिका, जैसे हम पढ़ लिए कोशिका, कोशिका से बनता है उत्तक, क्या बनता है भाई, उत्तक। उत्तक से बनता है अंग, अंग से बनता है एक शरीर, शरीर। हम लोग को इतना पढ़ना है, जब लोग हम लोग ये पढ़ लेंगे ना पूरा, क्या ये पूरा हम लोग पढ़ लेंगे तो आपका बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। शरीर के बारे में तो पढ़ना है, बायोलॉजी मतलब शरीर, ये पढ़ लेंगे तो ये जीव मतलब जो हम चालू किए हैं जूलॉजी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आता है पेड़ पौधा के बारे में, मतलब बोटनी के बारे में, बोटनी। इसमें पढ़ना है पेड़ पौधा के जड़ से लेकर पत्ती तक पढ़ना है। अब इसमें पढ़ना भी है बीमारी के नाम, रोग के नाम पढ़ना है। और इसमें आपको एक और पॉइंट पढ़ लेना है, जो बीमारी के नाम पढ़ना है और जीवाणु के नाम पढ़ना है, जीवाणु के नाम पढ़ना, इतना ही पढ़ना है। मतलब किसमें, बायोलॉजी में प्लांट के नाम पढ़ना है, प्लांट के बारे में पढ़ना है, और किसके बारे में पढ़ना है, कोशिका के बारे में पढ़ना है, मतलब पूरा शरीर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये जो अब हम चालू किए हैं ना, ये क्लास 8 से लेके चालू किए हैं, याद रखिएगा। ये क्लास 8 में पढ़ना भी है, क्लास 9 में पढ़ना है। 9 8 में तो थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन इसको देखना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये देख लेंगे तो आपको, हम कह सकते हैं ना कि बायोलॉजी से आपको डर नहीं लगेगा। चलिए 9 में पढ़ना है, 8 में पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है। आया बात समझ में ना। अगर कंपटीशन के पेपर अगर तैयारी करते हैं तो उसमें तो 100% पढ़ना। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।